तो अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ड्यू टू चेंज्ड ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी स्पीड बदल जाती है, या तो कम हो जाती है या तो ज़्यादा हो जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न फॉर द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट वाइल एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अलग अलग मीडिया की जो ऑप्टिकल डेंसिटीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं। ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, कम ऑप्टिकल डेंसिटी में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाती है। तो हम बेसिक आइडिया देखें, अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में हम क्या बोलते हैं कि इफ़ देयर आर टू मीडिया separated by a surface of interface, this is medium 1, this is medium 2, a ray of light obliquely falling on this surface, this is the point of incidence, this is the normal drawn on the surface of interface through the point of incidence। तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सर्टेन स्पीड से चल रही है, वो सेकंड मीडियम में जाएगी, तो अगर उसकी स्पीड कम हो गई तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर स्पीड ज़्यादा हो गई तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नहीं हो सकता कि वो बिना बेंड हुए चली जाए ऑब्लिकली आते हुए, क्योंकि ये मीडियम दूसरा है। अगर ये सीधा आ गया तो इसका मतलब कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू मीडिया। ये एक्चुअली दो अलग अलग मीडिया थे ही नहीं, ये एक ही मीडियम था यहाँ से यहाँ तक, जिसे हम दो मीडिया बोल रहे हैं, है ना। तो अगर वाकई दो मीडिया हैं, दो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडिया हैं, तो फिर उनके बीच में इस तरह से बेंडिंग ऑफ लाइट दिखाई देगी ज़रूर। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं या बेंडिंग की बात कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी देख लें कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करी, यानी कि हमारा जो रिवीजन है वो किस हिसाब से चलना चाहिए। सबसे पहले तो हमको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में बात करनी चाहिए कि किस तरह से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बेंडिंग शो करवाता है। हम कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ऐसा, इसके दो सरफेसेस ऑफ इंटरफेस हमको दिख रहे हैं। मीडियम 1 दैट इज़ एयर, समझो इसको हमने बोला एयर, इसको बोला ग्लास, और नीचे फिर से एयर। तो देयर आर two interfaces, air glass interface, this is the surface of interface, this is glass air interface. Glass is a denser medium as compared to air. So if a ray of light is entering obliquely from air to glass, it will bend towards the normal because this is a denser medium, speed of light will be reduced. ये दूसरा हमको point of incidence मिल गया, इस पे हमने फिर से normal बना दिया, now it will bend away from the normal। हाँ, ये इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे। एंड अगर हम देखें, ट्रेस करें इस पाथ को जो जिस पर इंसिडेंट रे आ रही थी, स्लैब की वजह से वो बेंड हो गई, स्लैब नहीं होता तो वो इस पाथ पे आती है। हम देख रहे हैं कि दो जो इमर्जेंट रे है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यानी लेटरल शिफ्ट शो करते हुए इमर्ज हुई है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़े होते हैं, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, एंगल आई एंड एंगल ई ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल आर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस। तो ये लेटरल शिफ्ट हमको डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन बाय द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बताता है। तो ये रिफ्रैक्शन जो है, ये समझने के लिए हमको उस मीडियम की टेंडेंसी टू चेंज द स्पीड ऑफ लाइट चेक करना पड़ेगी। हम देखते हैं कि जो दो मीडिया होते हैं उनके बीच में देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट। हम कहते हैं एयर में अगर स्पीड ऑफ लाइट वी एयर हम बोले और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट वी ग्लास हम बोल रहे हैं, और ग्लास क्योंकि डेंसर मीडियम था, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल दिख रही है, यानी यहाँ पे स्पीड कम हुई है, तो देयर विल बी सम रेशियो ऑफ वी एयर एंड वी ग्लास,
हाँ, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। Refractive index of glass is basically it shows the optical density of the second medium, that is glass medium, और ये बताता है कि what is the change in the velocity occurred after the ray of light entered into it। तो refractive index of glass with respect to air जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, V air upon V glass। अगर हम ये मान लें कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वैसे ही है जैसे कि दोनों एक बराबर ही हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट पॉसिबल है, तो हम कहते हैं कि दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में इट इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम देखें कि देयर इज अ रेशियो ऑफ 3/2 दैट इज 1.5। 1.5 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्योंकि हमने वैक्यूम में लाइट की स्पीड ली है, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर हमको दो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस पता हैं तो आप ध्यान रखें कि हम किस तरह से करते हैं। हमें दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, दो अलग अलग मीडिया के। समझो ये है ग्लास, ये है वाटर। A ray of light is entering from glass to water। हमको इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। हमें कहा गया है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो हम इन दो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास शो करें, तो इसका लॉन्ग प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस दोनों जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया है ये कि इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है दैट इज़ वेरी सिंपल। हम कह रहे हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 है तो इसका मतलब V यानी कि इसको हम C बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये रेशियो 3/2 है। और हम कहते हैं कि फ्रॉम दिस वी कैन से दैट C = 3/2 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये C का वैल्यू आ गया इस रिलेशन से। अगर हम यहाँ देखें दूसरा रिलेशन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम एंड द सेकंड वन इज वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का रेशियो 4/3 है। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट C = 4/3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हाँ, वी कैन सी कि ये जो है अभी दोनों बराबर हो गए। ये हम देख सकते हैं कि C का वैल्यू ये भी है और C का वैल्यू ये भी है। हाँ, तो 3/2 इंटू VG = 4/3 इंटू VW दोनों बराबर हो गए। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसको कंप्लीट करना है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको बताना है। तो हम क्या कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर बताना है तो हमको VG अपॉन VW बताना है। तो VW को उठा करके यहाँ रख दो, तो आ जाएगा VG अपॉन VW दैट इज 4/3 इंटू 2/3। ये उधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो 4 × 2 8, 3 × 3 is 9। 8/9 is the refractive index that is less than 1। अगर refractive index of a medium with respect to another medium less than 1 आता है तो इसका मतलब समझो कि bending away from the normal हो रही है। Completed like this। अब ये तो हमने लॉन्ग प्रोसेस आपको बताया है कि जिसमें आपको दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको चेक करनी है। अगर हमको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है हमको 3/2, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है हमको 4/3, और हमसे पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमें कैलकुलेट करके दें। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रख दो, डिवाइडेड बाय जिस में से रे ऑफ लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रख दो। तो मतलब क्या करेंगे कि
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे, दैट इज 4/3 डिवाइडेड बाय वाटर ग्लास का 3/2। हाँ, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करना है तो 4/3 इंटू 2/3, ये आ गया 8/9। हाँ, 2 स्टेप में आप उसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो जो आप इतने सारे कैलकुलेशन के बाद पहुंचे थे, उसमें दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ा। आंसर सेम आएगा। तो आपको एग्जाम में जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, and refractive index of a medium with respect to another medium is known as relative refractive index। तो ये हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रिलेशन टू और विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमको ये बताते हैं, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट यही है कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें जब रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और फिर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। हाँ, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, उतनी कम स्पीड। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कितना डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, एंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द मटेरियल, जो कि उसके अंदर मटेरियल है, जो भी उसका मीडियम है, उसी से हमको ये पता चलता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिफ्रैक्शन होता है, कोई भी मीडियम रिफ्रैक्शन करता है अकॉर्डिंग टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमको एक टेबल दिया हुआ रहता है यहाँ पे, ये वाला टेबल जो है, इसमें आप देखें कि हमको डिफरेंट मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है, क्योंकि इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो ऑलमोस्ट उतनी है जितनी कि वैक्यूम में होती है, यानी कि 3 और 2.99 में कोई खास फर्क नहीं है। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, 1 से ऊपर है इसका वैल्यू। इसका मतलब यही है कि ये स्लाइटली स्पीड यहाँ पे कम होती है जब वैक्यूम से एयर में आती है। वैक्यूम इज़ द प्लेस वेयर देयर इज़ नो मीडियम, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइस के लिए ये वैल्यू 1.31 दिया हुआ है, वाटर के लिए 1.33 दिया हुआ है, अल्कोहल के लिए 1.36 दिया हुआ है, केरोसिन के लिए 1.44 दिया हुआ है, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज के लिए 1.46 दिया हुआ है, टर्पेंटाइन ऑयल के लिए 1.47 दिया हुआ है, बेंजीन के लिए 1.50 दिया हुआ है, क्राउन ग्लास के लिए 1.52 दिया हुआ है, कनाडा बाल्सम के लिए 1.53 दिया हुआ है, रॉक सॉल्ट जो कि नमक हमारा होता है 1.54 दिया हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास 1.65, रूबी 1.71, सफायर 1.77, डायमंड इज़ द मैक्सिमम 2.42। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमंड है उसमें बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी। अगर इन सारे मीडिया को, जो कि पीछे हमारी टेबल में लिखे हुए हैं, उनको हम कंपेयर करें तो डायमंड में बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो ये बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हो गई, और थोड़ा जो न्यूमेरिकल पार्ट हम देख रहे थे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम समझ जाएं इन बातों को। हाँ, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। आप जानते हो कि स्फेरिकल लेंसेस वो भी पार्ट ऑफ सम स्फेयर होते हैं, और वो जिस स्फेयर का पार्ट होते हैं उस स्फेयर की अपनी, क्योंकि वो 2 स्फेयर के पार्ट होते हैं एक साथ, कंबाइंड पार्ट होते हैं, इसलिए उन दोनों की अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। दोनों की अलग अलग इसी हिसाब से फोकल लेंथ भी होती है। तो हम कहते हैं कि अगर कोई लेंस इस तरह से है, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, तो वो 2 अलग अलग स्फेयर का पार्ट है। दोनों की 2f2 और 2f1 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है, और दोनों के f1 और f2 2 फोकाई हैं। तो हम देखते हैं कि द रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्राइकिंग ऑन दिस कॉन्वेक्स लेंस will get converge on this single point that is f2। यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं कि ये इसका f2 है, मतलब ये इसका फोकस है। हम कहते हैं ये इसका रियल फोकस है। ये इसका रियल फोकस होता है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द लेंस आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। तो ये रियल फोकस है।
ये कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है कि रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर मूव कर रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज हो जाएगी एंड विल अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, दैट इज F1। तो ये एक वर्चुअल फोकस है, ये कॉनकेव लेंस का फोकस है। ठीक है, इस कॉनकेव लेंस का आप देखें F1 यहाँ पे आ गया, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे आ गया। ये दो डिफरेंट टाइप के लेंसेज हैं। हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि फॉर द वेरियस पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ एनी लेंस, किसी भी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशंस पे रखा होता है तो वो अलग अलग तरह की इमेजेस बनाता है, मतलब अलग अलग टाइप की इमेज भी बनाता है और वो इमेज का पोजीशन भी अलग अलग होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ भी वो बन रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो हमारे जो डायग्राम्स हमने सीखे थे, रे डायग्राम्स इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के, उसमें हमने क्या कहा था कि आप रिप्रेजेंटेटिव रेज लें 3, और वो रिप्रेजेंटेटिव रेज कैसी हैं कि एक तो वो जो कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो आफ्टर गेटिंग कन्वर्ज्ड, आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड, इट विल एक्चुअली क्रॉस द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट F2। अगर देखेंगे कि ये कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में पैरेलल जाती हुई रे ऑफ लाइट इस तरह से बेंड होगी कि इट विल अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट F1। ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट जो कि लेंस से टकराती है वो F2 से एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है, जबकि ये डाइवर्जिंग लेंस इसको क्योंकि डाइवर्ज कर देता है तो इट अपीयर्स टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट F1 विच इज एट द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इज। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वो F1 को क्रॉस करके लेंस से टकराए तो पैरेलल चली जाएगी। इधर अगर वो इस तरह से लेंस से टकराए कि इट अपीयर्स टू बी एंटरिंग इनटू F2, देन इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट हमेशा अलोंग द नॉर्मल जाती है, इसलिए ये बेंड नहीं होती, सीधे सीधे चले जाती है, स्ट्रेट लाइन विदाउट गेटिंग बेंट। इन तीन में से किसी भी दो का यूज़ करके हम इस तरह से डिफरेंट रे डायग्राम्स बना देते हैं। तो रे डायग्राम सिंगल डायग्राम पर बनाना हमको आना चाहिए। हम क्या करते हैं कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हमने बना दिया F1, यहाँ पे बना दिया F2, इधर बना दिया 2F2, इधर बना दिया 2F1। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो रेज ऑफ लाइट विच आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर एट F2। तो F2 पर इमेज बनी है, कैसी बनी है? एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है तो रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, और ये पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड इमेज कहलाती है। अगर ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल रखा हुआ है 2F1 पे तो इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2 बनती है और छोटी बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे होता है तो इमेज भी 2F2 पे होती है और वो सेम साइज इमेज होती है, यानी ये दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है, कॉनकेव मिरर जैसा ही केस है। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में रखा हुआ है तो इमेज बियॉन्ड 2F2 चली जाएगी और इनलार्ज्ड इमेज यानी बड़ी इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट F1 पे रखा हुआ है तो फिर इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, बिकॉज बोथ द रिफ्रैक्टेड रेज विल मूव पैरेलल टू ईच अदर एंड विल मीट एट इन्फिनिटी ओनली। ये जो 5 केसेस हैं इंक्लूडिंग द वन विच इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी, उन 5 केसेस में रियल इमेज बन रही है। इन सब में रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यहाँ पे पॉइंट साइज, यहाँ पे डिमिनिश्ड, यहाँ पे सेम साइज, यहाँ पे इनलार्ज्ड, और इन्फिनिटी पे जो बनती है उसको हम हाईली इनलार्ज्ड इमेज बोलते हैं। ठीक है। फिर लास्ट केस बनता है जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे बिटवीन F1 एंड O, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है। ये बैकवर्ड प्रोजेक्शन से हमको पता चलता है कि ये दोनों रेज अपरेंटली इंटरसेक्ट करेंगी और एक इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है और इसमें ये इमेज तब दिखेगी जब हम इसको थ्रू द लेंस देखेंगे।
तो ये इनलार्ज इमेज है वर्चुअल इरेक्ट एट द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। दैट इज द ओनली वर्चुअल इमेज विच इज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। एक ही डायग्राम पे 6 के 6 केसेस हमने बना लिए। अगर हम ये बात देखेंगे कॉनकेव लेंस के केस में, तो कॉनकेव लेंस का सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इधर F1 लिख देते हैं, इधर F2 लिख देते हैं, 2F1, इधर F1 लिख देते हैं, इधर 2F1 लिख देते हैं, इधर F2 लिख देते हैं, इधर 2F2 लिख देते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे हमने अभी अभी रिप्रेजेंटेटिव रेज देखी थी। इसके जस्ट पहले हमने क्या कहा था कि जो कॉनकेव है उसमें 3 तरीके से रेज जा सकती है। एक तो पैरेलल जाएगी तो ऐसे बाहर निकल जाएगी एंड विल अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम F1। सिमिलरली जब वो F1 F2 में जाती हुई अपीयर होती है तो वो पैरेलल चली जाती है और ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाती है। हमें वैसे भी केवल केवल 2 ही इमेजेस बनानी है। एक तो वो इमेज जबकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे है तो ये इस तरह से डाइवर्ज कर देगा टू ऑल द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दे अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट F1 and the object and the image formed will be at F1. The image will be virtual, erect and diminished या point size highly diminished। ऑब्जेक्ट को अगर एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखा तो इमेज जो होती है वो F1 और O के बीच में बनती है और डिमिनिश्ड होती है। हाँ, तो ये कभी भी सेम साइज या इनलार्ज इमेज नहीं बना सकता, कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता। ये हमेशा इसी तरह की इमेजेस बनाता है। मतलब ये इमेज तभी दिखेगी जब हम उसको इस तरफ से देखेंगे, नहीं तो हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगी। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज अलग अलग जगह पे यूज़ किए जाते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारे हाइपरमेट्रोपिया की आई के करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी हमें पास की चीज़ जब नहीं दिख रही होती ठीक से तो हम ऐसा चश्मा लगाते हैं जो कि हमको पास की चीज़ को ठीक से डिस्टिंक्टिवली दिखा दे। और उसके अलावा ये इसका दूसरा फंक्शन है, दिस इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हमको चीज़ें बड़ी करके देखनी है तो हम इससे देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये मायोपिया में आप लोगों ने, बच्चों ने जो भी चश्मे लगा रखे हैं, मायोपिया के पेशेंट्स हो आपने ये लगा रखा है, दैट इज़ कॉनकेव लेंस। और ये जो कॉनकेव लेंस है ये जो हमारी डोर पे जो मैजिक आई लगती है, आप अंदर से बाहर देख सकते हो किसी को, जो बाहर से आपको बेल बजा रहा है व्यक्ति, आपको पता नहीं बाहर कौन आया है, यू वांट टू मेक श्योर कि कोई जेन्युइन पर्सन आपके घर में आना चाहता है, तो आप पहले ही उससे डोर मैजिक आई से उसको देख लेते हो। तो वो ऑब्जेक्ट किसी भी साइज़ का हो और किसी भी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ हो, उसकी इमेज, छोटी इमेज हमेशा हमें दिखाई दे जाती है व्हेन वी वॉच इट अक्रॉस द लेंस। तो देखो कि इनकी हेल्प से, रिप्रेजेंटेटिव रेज की हेल्प से जो रे डायग्राम बने वो हम एक्चुअली हम इस तरह से देखते हैं अलग अलग। हाँ, हमने उसको एक साथ ही बना करके समझ लिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज। कॉनकेव लेंस में इमेज या तो F1 पे बनेगी या F1 और O के बीच में बनेगी, उसके अलावा और कोई जगह नहीं है इमेज बनाने के लिए। और स्फेरिकल लेंसेज के साइन कन्वेंशंस भी वैसे ही साइन कन्वेंशंस हैं जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे अबाउट द ये जो साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स हमने देखे थे उनके जैसे ही हैं। तो साइन कन्वेंशन मतलब साइन कौन सा लगेगा टू द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज टू बी यूज्ड इन लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि पोल की जगह पर यहाँ वर्ड ऑप्टिकल सेंटर यूज़ करेंगे। हाँ, बाकी कोई डिफरेंस ऐसा है नहीं। हम कहते हैं साइन कन्वेंशन नंबर 1 दैट ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। या हमने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ही रखा जाएगा या फ्रॉम द मिरर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ही रखा जाएगा। इसका मतलब ऑल द इंसिडेंट रेज विल आल्सो कम एंड स्ट्राइक टू द लेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ओनली।
ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि तीसरी बात रादर कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी v, u एंड f towards the left hand side will be taken as negative, towards the right hand side will be taken as positive। तो जिस लेंस से राइट हैंड साइड में जो इमेजेस बन रही हैं, कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा था राइट हैंड साइड में 5 इमेजेस बन रही हैं एक इन्फिनिटी के मिला करके, तो हम कहते हैं कि ये सब के सब में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा। टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड हम कहते हैं कि टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है, ये तो पहले ही बोल दिया कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा यहाँ भी नेगेटिव ही रहेगा। इसी तरह से h डैश और h के लिए जो बात हमने पहले बोली थी वही बात यहाँ पे करेंगे, क्या कि h जो है दैट इज ऑब्जेक्ट हाइट, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ही रखा जाता है। और जो इमेज फॉर्मेशन होती है, वो इमेज जो होती है वो कॉन्वेक्स लेंस के केस में, एक केस में वो वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव हो रहेगा, और बाकी सब केसेस में वो नेगेटिव रहेगा। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनने वाली जितनी भी इमेजेस हैं वो सब रियल इमेज है, और रियल इमेज के केसेस में जो एच डैश या इमेज हाइट होती है वो हमेशा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है इसलिए हमेशा नेगेटिव होती है। तो लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला हमारा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस था, और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यहाँ भी h डैश अपॉन h है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज v/u। तो ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो इनके साथ में। मैग्निफिकेशन के लिए h डैश अपॉन h, मैग्निफिकेशन के बारे में मैं रिपीट कर दूं, इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 द इमेज इज ऑफ सेम साइज, इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, एक से छोटा यानी 0 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब u इज मतलब h इज ग्रेटर देन h डैश, यानी ये डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, छोटी इमेज बनी है। और अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, हाँ, एक से ज़्यादा बड़ा मैग्निफिकेशन है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि सिंस वी आर सेइंग दैट मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो h डैश है दैट इज ग्रेटर देन h, हाँ, इसका मतलब इनलार्ज्ड इमेज बन गई है। इनलार्ज्ड इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइड। साइन वही है, माइनस अगर आ जाता है तो इसका मतलब, माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हाँ, इमेज की प्रॉपर्टी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू से, साइन कन्वेंशन से पता चल जाती है। बाकी ये सब आपके किए हुए न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी एक बार और नज़र से निकाल लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नाउ व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? पावर ऑफ अ लेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अगर वो ज़्यादा बेंड करता है, अगर वो ज़्यादा बेंड करता है तो F और O के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, यानी फोकल लेंथ कम हो जाती है। अगर वो कम बेंडिंग करता है तो इंटरसेक्शन दूर होता है, हाँ, और ऐसे में F की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर ये बेंडिंग कम करेगा यानी पावर कम है, तो पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी ये जब जब बढ़ेगा उतना ही ये कम हो जाएगा, ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो P इक्वल टू 1/f। पावर इज व्हाट? पावर इज द, क्या है पावर? पावर इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ रे ऑफ लाइट, कैपेबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड अ रे ऑफ लाइट। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। व्हाट इज डायोप्टर? हाँ, डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर जो है वो 1/मीटर होता है।
1/f है ना पावर का फॉर्मूला, तो 1 की जगह 1 रहने दिया और नीचे m ले लिया। तो ये 1/m लिखें या तो, या इसको ऊपर ले जाएं तो m⁻⁻1। डायप्टर का ये मतलब है, this equal to d, that is diopter। तो diopter is the unit। क्योंकि इसका साइन डिपेंड करता है फोकस पे, फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और जो कॉनकेव है उसका फोकल लेंथ टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर जो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका पावर पॉजिटिव होता है, हाँ, जबकि जो कॉनकेव होता है उसका पावर नेगेटिव होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फोकल लेंथ, है ना। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल 1/f है। इसको हम कहते हैं कि इट इज़ 1/f, पावर इज़ 1/f एक्सप्रेस्ड इन मीटर, ओनली देन दिस इज डायप्टर। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको किसी क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में दे दी गई है और हमसे पावर निकालने को बोला है, तो हम बोलेंगे कि P का फॉर्मूला लिख सकते हैं 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। हाँ, सेम वैल्यू आएगी इसकी भी और इसकी भी। ये आपकी चीज़ को आसान बना देगा। समझो उसने कहा कि 25 सेंटीमीटर इज़ द फोकल लेंथ, तो उसका पावर बताओ, तो हम क्या बोलेंगे कि P = 1/100/25 सेंटीमीटर में है, तो ये 4 टाइम्स काट देगा और +4 डायप्टर विल बी द आंसर। तो दिस इज हाउ इट इज़ डन। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस को हम क्यों कंबाइन करें, लेंसेस कंबाइन हो जाते हैं एक्चुअली, दे हैव द पावर इज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो हम कहते हैं P = P1 + P2, जितने जोड़ोगे उतने Pn। हाँ, और इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो अकॉर्डिंगली जो रिजल्टेंट आपने किस तरह का लेंस लिया है, कॉनकेव कॉन्वेक्स आपस में मिला देंगे तो अलग तरह का पावर मिलेगा। इस तरह से हम डिज़ायर्ड पावर भी ले सकते हैं। हाँ, जो ये आपका होता है क्या कि पावर का जब एडिशन होता है तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस टाइप के लेंसेज आपने ऐड किए हैं। अगर कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों को ऐड किया है तो उन दोनों के आपने याद रखना है कि उन दोनों के आपको साइन पता होना चाहिए, मतलब कि कॉनकेव था कि कॉन्वेक्स था। कॉन्वेक्स था तो पॉजिटिव, कॉनकेव था तो नेगेटिव, है ना। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट, एक लेंस है, उसका पावर P1 है, समझो +4 डायप्टर। +4 देखते ही हमें क्या पता चल जाता है कि ये टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड फोकस है इसका, मतलब कि ये कॉन्वेक्स लेंस का केस है। व्हेन पावर इज +4 डायप्टर, तो ये पावर अगर +4 डायप्टर है तो इसकी फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर निकालनी है हमको। तो हम बोलते हैं कि P1 जो पावर है दैट इज इक्वल टू, अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी हो तो हम निकाल लेंगे। हम ये ध्यान रखें कि फिर हम लिख रहे हैं 100/f फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। हाँ, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर जो है वो 100/+4 आ गया है, यानी कितना आ गया है 25 मीटर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में निकालना है तो फार्मूला 100/पावर रखना है। खैर, हम कह रहे हैं कि दो लेंसेज हैं, एक P1 है एक P2 है। P2 का हमने कहा कि वो कॉनकेव है, तो कॉनकेव है, पावर है -2 डायप्टर। इन दोनों को कंबाइन करना है, P = P1 + P2 करना है। तो P = P1 + P2 करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दें +4 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दें -2। हाँ, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 - 2 दैट इज 2 डायप्टर प्लस का, दैट इज द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन गिवन। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप रे डायग्राम्स अच्छे से देख लें। आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स जो हैं, लेंसेज जो हैं, उन लेंसेज
से किस तरह से रे पास होती है, कौन सी रिप्रेजेंटेटिव रेज हैं, और फिर उनके यूज़ क्या क्या होते हैं, इन सब को देख लेंगे तो हमारा रिफ्रैक्शन बाय द लेंसेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी, वी कैन डिस्कस। थैंक यू।